ताई की राम राम। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आजकल समाज में। अफरा तफरी मची हुई है हर तरह से। कोई धर्म के नाम पर, कोई इश्क के नाम पर, कोई किसी उस पे। लेकिन एक और जुल्म हो रहा, माँ बाप कोई नहीं देख सकते। कया सुनी तो पहले भी हो जाया करती। पहले बोलते थे कि सब फल पकते हैं तब मीठे होते हैं। अरे कि ये मनुष्य ऐसा है, जितना बूढ़ा होगा उतना ही कड़वा हो जाए है। इसको कोई देखकर खुश नहीं। ऐसे ही भाई राम प्रसाद, उसकी पत्नी सुषमा देवी, उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम संजय। सपने संजोए, खिलौने लाते, खिलाते। राम प्रसाद भाई ने एक अपना शहर में किराए के मकान में रहकर गांव से आकर छोटा सा प्लाट खरीदा दुकान के लिए। उसमें परचून की दुकान की और खुद किराए पर रहने लग गए। खुद किराए पर रहते हुए दुकान को चला रहे हैं, घर का खर्च चला रहे हैं। बेटा संजय भी अब स्कूल जाने लग गया, उसके स्कूल का खर्चा भी। एक तंग गली में छोटी सी दुकान परचून की। कोई मीठी गोली लेने आ रहा है, कोई चिप्स ले रहा है, कोई चीनी ले जा रहा है, कोई बिस्कुट का पैकेट ले गया। ऐसे ही भाई राम प्रसाद गली गलियारों में लोग आते जाते बैठ जाते, बातचीत में। कोने पर खंबा था, उसके आसपास खड़े हो जाते, चर्चा चलती। दुकान से तो सामान समून बिक जाता। ऐसे कैसे करके जीवन गाड़ी पटरी पर आ गई। राम प्रसाद भाई ने मकान बना लिया एक ठीक सा। दुकान से मकान भी बन गया और संजय बेटा को भी पढ़ा दिया। अब तो सपने ऐसे बुनते, सुषमा देवी और राम प्रसाद जी दोनों बैठकर संजय के भविष्य के बारे में ऐसे सोचते कि मानो अब पंख लग गए, उड़ान भरेंगे साहस की। अब बेटा भी कमाएगा। लेकिन बेटे ने जैसे ही नौकरी की, अब उसको बीटेक तो करवा दी, नौकरी करने से मना कर दिया। बोला मैं तो स्टार्टअप चलाऊंगा। और उसने राम प्रसाद भाई साहब को सब समझा दिया। अब बेटे के सामने बाप झुक जाता है। बाप की मजबूरी है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। उसने दुकान मकान पर लोन लिया और बताया मेरा ऐसे बिजनेस चलेगा, ऐसे। उसकी 4 आंख बना दी। राम प्रसाद भाई साहब के मन में टीस तो मार रही थी कि ये इतने लुभावने सपने हैं और इसका अच्छा इंतजाम, वो भविष्य अच्छा होगा। लेकिन इसके बुरे भविष्य के बारे में भी उसके मन में टीस थी। और वो टीस भी हो क्यों ना, एक बाप था जिसने एक एक पैसा बड़ी मेहनत कमाई से थोड़ा बहुत सामान साइकिल पर लाता, दुकान पर सारा दिन बेचता, खड़ा हो गया, बैठ गया। उसे दोपहरी में एक टेबल फैन कभी चलता, कभी उसको ग्राहकी अपनी तरफ मोड़ लेते।
राम प्रसाद भाई तो गर्मी में भी मरते, गर्म हवा भी नसीब नहीं होती, क्योंकि ग्राहकों की तरफ ना करे तो ग्राहक नहीं आएंगे। एक बार तो उसका स्टार्टअप अच्छा चला संजय का, लेकिन वो आर्थिक तंगी के कारण वो ऐसा मुड़ गया, घाटे में चला गया। घाटे में चला गया तो जो लाखों का लोन लिया था उसका मूड तो छोड़ो, ब्याज मुश्किल हो गया। जो गिरवी रख रखे थे दुकान मकान वो सब बिक गए। उधर बेटे की शादी कर दी, इधर सुषमा देवी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि अब क्या हुआ, कहाँ हम अपने मकान में थे, अब किराए के मकान में आ गए हैं। और उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। अब घर में कौन बचा? राम प्रसाद भाई साहब, उनका बेटा संजय, उनकी पत्नी सुमन। उन्हें एक पोता हो गया, सोचा उम्मीद की किरण आ गई। अब चल ही रहा था जैसे तैसे, क्योंकि लोन वगैरह तो बेच कोच कर भर दिया था। अब वो एक ठीक सी नौकरी करने लग गया संजय। अब बेटा बहू पोता, पोता भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया। स्कूल जाने लग गया तो वो सेकंड क्लास में आ गया। सेकंड क्लास में आ गया। अब ठीक है, पोते को बस में छोड़ देता है, अब छुट्टी के टाइम लेने चला जाता है। राम प्रसाद भाई साहब सुबह शाम पार्क में टहलने चले जाते। सुबह टहल कर आए, उसने आकर बहू को बोला, सुमन बेटा अखबार देना। बोली एक तो ये अभी अभी इन बच्चों को तैयार किया, ये किया वो किया, अब ये अखबार भी ढूंढ के दो इनको। बाहर है, दिखाई नहीं दिया। ये रहा बाहर आके बोले बेटा मेरे को दिखाई, मैंने सोचा। बोले कौन ले जा? बोले मैंने सोचा आपने अंदर रख दिया होगा, हमें इतनी फुर्सत कहाँ है। बहू बोली हम अखबार उठाते फिरें, हम अखबार उठाकर आराम से चाय पिए, हमारे को फुर्सत नहीं है, आपको तो कोई काम नहीं, अब चाय और बनाओ दो इनको। ये क्या चल रहा है, सारा दिन खाली खाट तोड़ना। अब राम प्रसाद भाई साहब करें तो करें क्या, उम्र भी 70 साल की होगी। अब सुमन देवी संजय को क्या रोज कान भरती। एक दिन राम प्रसाद भाई साहब ने सुन लिया, वो बोल रही क्या है ये, इसके उम्र के तो 70 हज़ार पेंशन लेवे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। संजय कुछ ना बोले। अब राम प्रसाद भाई साहब ने तो सुन लिया ये। फिर दौड़ा दौड़ा पोता आया, बोले मम्मा आज पेरेंट्स मीटिंग में दादाजी को लेकर जा रहा हूँ मैं। बोले नहीं बेटा मैं चलूँगी साथ। बोले नहीं मैम ने दादाजी को ही बुलाया है। बोले क्यों? मैं चलूँगी। मम्मी पापा जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, पापा का क्या मतलब? बोले नहीं मैम ने दादाजी को बुलाया। बोले क्या बोला? दादाजी को लेकर आना। बोले नहीं मैम ने बोला अपने घर से वो सामान लाना जो न फेंक सकते ना रख सकते, जो बिना यूज का हो, जिसको बदल सके। मैं तो दादाजी को ले जाऊंगा, ये हमारे अब किसी काम के नहीं हैं।
राम प्रसाद भाई साहब बाहर थे, अंदर ये बातें हो रही हैं, चीख चिल्लाट हो रही हैं। ना संजय कुछ बोल रहा, ना सुमन हंसी सुनकर दादाजी को भी हंसी आई। ये क्या दिन देखने को आगे। कभी कह रहे कुछ नहीं किया, पोता ये कह रहा है राम प्रसाद तेरी क्या जिंदगी रहेगी। लटकी दीवार पर धुंधली फोटो, राम प्रसाद भाई साहब, सुमन देवी और उनका बेटा संजय छोटा सा। राम प्रसाद भाई साहब बाहर बैठ गए और बच्चे खेलते मचलते, कोई झूला झूल रहा, कोई पतंग उड़ा रहा है। उसे भी अपने बेटे संजय के वो बचपन के दिन याद आ गए। एक बार तो हंसी आई कि भगवान ने कितना अच्छे दिन दिए थे, हम कितने अच्छे से रहते थे। और जब इतना नुकसान कर दिया, राम प्रसाद भाई साहब ने कुछ नहीं बोला संजय को। बोले कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो। और अब वही संजय ये कह रहा है बहू की हमें ला रहा कि क्या किया आपने। तो ये तो राम प्रसाद भाई की समझ से बाहर होगी बातें। राम प्रसाद भाई साहब चुपचाप घर आए, एक छोटा सा बैग उठाया और देखा 15-20 रुपए उसकी जेब में। अब बिना पैसे कहाँ जाए, कहाँ जाए। तो भाई साहब ने क्या किया, एक थैले से वो 15 रुपये अपने जो रख रखे थे वो उठाए और मंदिर के पास गया। एक डिब्बे में 5 का सिक्का, 10 का, कोई 20 का नोट दिक्कर करा के 1000 से ऊपर रुपए हो गए। एक बार तो सोचा भगवान क्या कहेंगे, फिर सोचा क्या भगवान को मजबूरी का नहीं पता। भगवान तो हमारी मजबूरी को सब समझते हैं। वो लेकर चले गए, एक दूर पार्क में चले गए। पार्क में चले गए तो वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि अब क्या करूं। दिन छिप गया, अंधेरा हो गया। इधर संजय सुमन पोता ढूंढ रहे हैं, दादाजी नहीं है, दादाजी नहीं है। उन्होंने सोचा चलो गए तो गए, आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब तो दूर कहीं निकल गए, एक पार्क में लेट गए। पार्क में लेट गए तो जाकर देखा बेंच पर एक बैग से पतली सी चादर ले रहा था। अब वो बोलिया करे टोटे में रंग ढंग बिगड़ जर साहूकार का, ब्याही बीर भी मुखड़ा मोड़ जा, वह भी गल न काटे। उसकी तो बेचारे की मरी गई थी, मैली कुचेली चादर थी, कौन दो है। उसने वो निकाल ली, मच्छर तंग कर रहे थे। फिर भी जैसे तैसे नींद आई। तभी एक कट्टा कट्टा चौकीदार आया। जैसे ही नींद आई थी उसने टॉर्च की बैटरी मारी, रोशनी से एकदम आंखें बिल्कुल चुभ गई वो रोशनी टॉर्च की। बोले कौन है, लाठी खट खट की उसके बेंच के। बोले हाँ बेटा। बोले क्या है यहाँ, ये दिन में बैठने के लिए बेंच है, अब रात को ये पार्क का गेट बंद होगा, सभी यात्री घूमने वाले चले गए हैं, उठिए चलिए। उसकी आवाज़ में तो बहुत ज़्यादा कड़कड़ाहट थी, लेकिन आँखों में दया प्रेम के भाव थे गार्ड के। वो बोले बाबा आप यहाँ पर कैसे। बोले भाई बस कैसे भी नहीं। बोले अपने घर जाइए। बोला घर से ही आया था।
बोले अच्छा। बेचारे ने पार्क के बाहर बैठ के रात काटी। सुबह एक चाय की दुकान से चाय पीने लगा। तभी वो गार्ड आया, पार्क का गेट खोला और बोला वो चाय वाला जल्दी चाय की दुकान खोल दिया करता 4 बजे। बुजुर्गों को कहाँ नींद आती है, वहाँ बैठ के चाय पी लेते, ठाक के मार लेते। अखबार वाला जल्दी अखबार डाल गया। गार्ड ने उठा के अखबार दिया, बोले लो दादाजी अखबार पढ़ो। बोले अरे इस अखबार ने कर रखा है यो जुल्म। बोले चलो कोई नहीं। बोले पढ़ लो। चाय पी रहे और अखबार पढ़ रहे। अखबार के एक कोने में लिख रखा किराए पर पिताजी की जरूरत है। वो बोला उस गार्ड से बेटा ये पढ़ कर सुनाइए। बोले आपको ने क्या पढ़ा? बोले यो ऐसे लिख रखा, क्या ऐसे भी होता? बोले हाँ दादाजी आजकल सब चलता, माँ बाप को कोई रखता नहीं, किसी के होते नहीं, कुछ होगा शादी में किराए के लिए बाप चाहिए। तो बोला बेटा एक बार तेरा फोन देना। उससे बोल गार्ड बोला मेरी अब ड्यूटी चेंज होने वाली है। बोले बेटा एक बार दे दे। उसने फ़ोन लिया गार्ड से, वो फटाफट नंबर मिलाया, तुरंत आवाज़ आई। बोले हेलो। बोले हाँ कौन? बोले मैं दीपक बोल रहा हूँ। बोले मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ, आपको किराए पर बाप चाहिए, मैं वो बोल रहा हूँ। बोले हाँ ज़रूरत है मेरे को। बोले ऐसी क्या मजबूरी है? बोले मेरे और तो सब बातें फिर करेंगे। तो वो मान गए। तो वो पास के ही कस्बे में था, जैसे पास के कस्बे में गरोंडा में थे। वो गरोंडा में थे। तो अभी अब फोन आया करनाल से, 1 घंटे का रास्ता था, वो 1.5 का करनाल पहुंच गए। तो बस स्टैंड पर जैसे ही राम प्रसाद भाई साहब उतरे तो उन्हें बस के इंतज़ार में दीपक खड़ा, नीली टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर पहने, अच्छे शूज़, स्पोर्ट्स। उसने देखा एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा है, तो उसने अपनी पहचान बता दी। तो बोले आइए दादाजी, आइए आइए आइए। बोले हाँ बेटा। बोले कोई नहीं, आप घर चलो, घर चल के बातें करते हैं। उसने बताया, उस लड़के का नाम दीपक था। तो दीपक ने बताया कि मेरे बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे और मैं अनाथ आश्रम में पढ़ा हूँ, और मैं अब एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ, इंजीनियर। और मेरी एक दोस्त है कर्नल की बेटी, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ शादी करना चाह रही है। लेकिन कर्नल चाहता है कि कर्नल साहब की तमन्ना किसी खानदानी घर में मेरी बेटी की शादी हो। कर्नल साहब का भी एक बेटी है बस, उसका और न लड़का न लड़की। राम प्रसाद भाई साहब बोले बेटा ये ऐसे कैसे होगा? बोले बस आपको बाप की भूमिका निभानी है और 10,000 रुपये दूंगा शादी में आपको। ये
10-15 दिन का टाइम है, आप मेरे साथ रहिए और किरदार निभाइए। राम प्रसाद भाई साहब ने सोचा मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, यो लड़का कह रहा है मेरे को माँ बाप चाहिए, अच्छे ये पैसे देने लग रहा, क्यों न देखा जागा जो होगा, मैं रह जाता हूँ। तो उधर से फोन की घंटी बजी, दीपक ने फोन उठाया। दीपक की फ्रेंड का नाम राधिका, फोन राधिका का था। बोली क्या चल रहा है दीपक? मेरे पापा दूसरी जगह रिश्ता तैयार करने को हो रहे हैं और जगह जगह से लड़के वाले आने लग जाएंगे। अब मैंने पहले आपके बारे में बता रखा, कोई सेटिंग हुई क्या कहीं? बोले हाँ आ जा, बातें करते। तब दीपिका उस राधिका ने और दीपक ने दोनों ने मिलके राम स्वरूप के साथ बातें की। बोले बेटा ऐसे कैसे हो गए? बोले राधिका ने बोला पिताजी कोई बात नहीं, क्या क्या सवाल जवाब होंगे पापा जी के, मेरे को पता है। घर में बातें चलती हैं, ये चीज़ें पूछनी ज़रूरी होती हैं, मम्मी जी से डिस्कस होती है, मैं सुनती हूँ। तो कहाँ रहते हो, क्या कारोबार है, दीपक की पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसी नेचर थी दीपक की, ये रिहर्सल करते हैं। उन्हें 3-4 बार रिहर्सल की। रिहर्सल में ऐसा लगा कि राम स्वरूप रियल में दीपक का बाप है। तो राधिका ने अपने मम्मी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे दीपक लड़का है, खानदानी ऐसे ऐसे, उनकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है और पापा के साथ रहते हैं, ऐसे ऐसे। बोले ठीक है। आगे कर्नल साहब ने बुला लिया कि आप आइए, हमारी बेटी को देख जाइए, क्योंकि फ़ोन नंबर तो आजकल बेटियां एडवांस हो रही हैं, दे ही देती हैं। उन्होंने दीपक का फ़ोन नंबर दे दिया था। तो दीपक और राम प्रसाद भाई साहब पहुंच गए। कर्नल साहब ने गेट खोला और ओ आइए आइए। बोले मैं राम प्रसाद, मेरा बेटा दीपक है। बोले आइए आइए राम प्रसाद जी, दीपक जी आइए बैठिए। और कहाँ क्या चल रहा है? बोले कहाँ रहते हो, ये सब बताइए। बोले मैं अम्बाड़ा रहता था, वहाँ मेरा बिजनेस था और बड़ी शॉप थी, छोट मोट लेन देन भी कर लेता था। आप बेटे की जॉब के बाद, इनकी माँ एक्सपायर होने के बाद मैं बेटे के साथ करनाल आ चुका हूँ और अम्बाड़ा का अपना कारोबार समेट दिया। अब हम पापा बेटा करनाल में ही रहते हैं, वही हमारा रहन सहन है। और ये मेरा बेटा है, ये अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है। देखिए आप आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। बोले हाँ ये मेरी बेटी राधिका है, हमारे और कोई बेटा बेटी नहीं है, यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है। हमने तो इतने साल देश की सेवा की है मिलिट्री में, और ये आपकी बातों से मैं प्रभावित हुआ। ठीक है, हमारे को आपका बेटा पसंद है और वो गुण वगैरह गोत्र वगैरह सब कुछ मिलू लिए। वो तो सारी रिहर्सल करके आए थे, शादी का दिन आ गया और डेट रख दी। अब उन्हें चिंता है भाई बाराती भी लेने हैं, बाप तो मिल गया, बाराती भी चाहिए।
ऐसे ही कुछ इकट्ठे किए बाराती, 21 बाराती करे तैयार। कुछ दोस्त को उनके बाप ऐसे ही फैमिली सी बना के वो चले गए। तो वहाँ पर जाने के बाद बारात का बड़े जोर शोर से स्वागत हुआ, जयमाला होगी, स्टेज पर बैठे हैं दूल्हा दुल्हन। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। तो अब कर्नल साहब पड़ गए चक्कर में कि बस अब बेटी जाएगी, क्या होगा। वे भी कर्नल साहब ने भी अपना पंचकुला में कोठी बना ली थी रिटायरमेंट के बाद, और अब बेटी विदा हो जाएगी, हम वही पति पत्नी रह जाएंगे, ये ख्यालों में चला गया। वैसे दीपक भी दामाद है मेरे को, इसके अंदर बेटे वाले सारे गुण लग रहे हैं। समधी भी ठीक है, समधी भी पूरे अच्छा सूटेड वूटेड, अच्छे कपड़े जूते सब अच्छा, कोट पैंट से खंड का तुर्रा निकल रहा। तभी एक राम प्रसाद भाई साहब के निजी जानने वाले अम्बाड़ा से उन्होंने बोल दिया कि कर्नल साहब ये कौन है? लड़के का बाप कौन है? क्योंकि उसको शक हो गया कि ये तो इसको समझी कर। बोले ये, बोले राम प्रसाद। बोले अच्छा। बोले ये इस लड़के का बाप नहीं है, इसके बेटे का नाम तो संजय है और यो कार्ड पर नाम दीपक लिख रहा, और आप बता रहे हो ये इनका अम्बाड़ा में कारोबार। मैं हूँ अम्बाड़ा से, ये तो गरोंडा से हैं। इनकी तो छोटी सी परचून की दुकान थी, और अब करनाल बता रहे रह रहे। कहाँ तो फेरियाँ की तैयारी थी, सब खाना पीना खाने लग रहे हैं, सभी परिवार रिश्तेदार है। और तभी कर्नल साहब ने बोला रोको, अभी रस में रोको। राम प्रसाद भाई साहब को बुलाया। बोले क्यों राम प्रसाद, सच्चाई बताइए, मैं मेरी बेटी की शादी नहीं कर रहा। उधर राधिका का इतना मुंह हो गया, वो तो चेयर पर बैठे हैं दूल्हा दुल्हन सोफे पर। उधर दीपक शक पका गया। लेकिन राम प्रसाद भाई साहब की आवाज़ में दृढ़ता थी। वो बोले क्या हुआ? बोले आपने ये क्या किया, क्यों झूठ बोला? बोले मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बोले ये क्या, मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करता, आपने ये क्यों बोला? बोला मैंने 2 दिलों का ये रिश्ता टूटने से बचा लिया। आजकल सुन रहे हो ना क्या क्या हो जाता है, और ऐसे ऐसे विज्ञापन दिया था, मैंने वो पढ़ा, मैं आ गया। मेरा और कोई इससे आगे रोल नहीं है, और ये लड़का होनहार है, इसके कोठी बंगले देखे, और ये लड़का अनाथ है, इसको बाप की ज़रूरत थी, और मेरे बच्चों ने मेरे को निकाल दिया, मेरे को
भी प्यार चाहिए था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और उधर कर्नल साहब की पत्नी ने देखा सुना सब वाका, बोले नहीं जी, समधी जी की आवाज में सच्चाई है, 2 दिल टूटने से बचे हैं। राधिका बोली मैं और से शादी तो करती नहीं, शादी मेरे को दीपक से ही करनी थी। तब खुशी खुशी शादी की, विदाई होगी, घर आ गए दुल्हन को लेकर। आराम से दीपक, राधिका, राम प्रसाद, बेटा, बहू और ससुर रह रहे हैं। तभी एक दिन घंटी बजी, सुबह नाश्ता कर रहे थे, तब देखा बाहर संजय खड़ा। बोले संजय, बोले हाँ पिताजी, मुझे गलती का एहसास हो गया, आपने हमारे लिए क्या किया, और आप अर्श से फर्श पे आ गए, और मैंने आपके साथ क्या किया, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। आपके पोते का मन नहीं लग रहा, और सुमन का रो रो कर बुरा हाल है, आप घर चलिए। बोले बेटा, मेरे को तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। जहाँ पर आदर नहीं हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। मैं निकल आया तो निकल आया, जैसे आप प्यार से आए हैं ऐसे ही मैं प्यार के भाव से सोचो मैं आपके साथ हूँ। कोई भी बाप माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहे, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक है। मेरे को यहाँ भरपूर प्यार मिल रहा है, मेरे को पता है वहाँ आज नहीं तो कल फिर क्या होने वाला है। आप जाइए, हाँ मैं पोते से मिलने आ जाया करूँगा, ये मान लिया। उधर 2 दिन के बाद राम प्रसाद भाई साहब ने एक छोटा सा पत्र लिखा और उसके अंदर 10,000 रुपये रखे, तकिए के नीचे रख के, और घर से निकल गए। तभी सुबह देखा राधिका उठी, दीपक ने मुँह धोया, नित्यकर्म से फ्रेश हुए, देखा पिताजी नहीं दिख रहे। बोले हैं, बोले अभी तो कुछ देर पहले मैं उठा था तब पिताजी सो रहे थे, तो इसका मतलब राधिका अभी अभी गए हों। कहाँ गए? कुदरती वो तकिया उठा कर देखा, उसके नीचे पत्थर था, वो जैसे चादर वगैरह ठीक कर रहे थे। तो बोले अभी अभी निकले हैं, फिर तो घंटा पहले तो यहीं थे। वो स्टेशन बस स्टैंड इधर उधर भागने लगे। उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे राम प्रसाद बैठे मिले, दोनों पैरों में गिर गए। बोले पिताजी आप चलो, हमारे से ऐसी कौन सी गलती हुई जो आप हमें छोड़ कर आ गए। बोले नहीं बेटा, आपने आपका फर्ज निभाया, मैंने मेरा निभा दिया। आपने मेरे को जो खुशी दी उसका मैं आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ, 2 युवा बच्चे हैं, जॉब करते हो, आपकी अपनी दुनिया है, आप भी ऑफिसर हो, बहू भी ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है, सपने बुने थे, उन सपनों में मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता, आप आराम से रहिए। बोले नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा, हम साथ लेकर जाएंगे, हम आपके बिना अधूरे हैं। तब खुशी खुशी घर लेकर आए। राम प्रसाद भाई साहब उनके साथ रह रहे हैं। क्या राम प्रसाद भाई साहब को संजय के पास जाना चाहिए था? क्या राम प्रसाद भाई साहब ने दूर जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और फिर और कहीं रास्ता नाप जाते चले जाते, लेकिन वो तो समय रहते
दीपक राधिका ने उन्हें ढूंढ लिया और वो उनके साथ चले गई। क्या राम प्रसाद भाई साहब को दीपक राधिका के साथ रहना चाहिए या संजय के साथ रहना चाहिए, अपने पैदा किए बेटे के साथ, या अकेले और कहीं वृद्धाश्रम में रहना चाहिए? अपनी राय बताएं। राम प्रसाद भाई साहब गए हैं दीपक राधिका के साथ, उन्हीं के साथ रहने का फैसला किया है। आप आपके अपने कमेंट बॉक्स में बताएं राम प्रसाद भाई साहब को कहाँ रहना चाहिए। मिलते हैं ऐसी ही बुजुर्गों की दर्द भरी कहानी के साथ। दीपक जैसे बेटे, काश अगर संजय जैसे बेटे ठुकरा दे तो दीपक जैसे बेटे काश सभी बुजुर्गों को मिल जाए, ताकि राम राम गलती का एहसास हो जाए। जहाँ रहो खुश रहो, बुजुर्गों का आदर करो, बुजुर्ग बोझ नहीं होते, बुजुर्ग बोझ नहीं होते।